चलिए, पिछली क्लास में पढ़े थे अपन जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रत्येक जीव है अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए एक नए जीव को जन्म देता है ना। यानी जाति मतलब अपनी पीढ़ियों को, वंशज को बढ़ाने के लिए एक नए जीव को जन्म देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। फिर जनन आपने पढ़ा था दो तरह से, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, है ना। जो जनन होता है कितने तरफ से पढ़ा था? 2 टाइप से। एक पढ़ा था अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और एक पढ़ा था लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ओके। अब लैंगिक जनन जो पढ़ा था तो आपने इसमें देखा था कि इसमें पहली बात तो एक जनक भाग लेता है, एक जनक भाग लेता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, ठीक है। जब युग्मक ही नहीं बन रहा है तो निषेचन क्रिया नहीं होगी, निषेचन क्रिया नहीं होगी, ठीक है। अब जब निषेचन ही नहीं हो रहा है तो भ्रूण का विकास, भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। फिर होता क्या है इसमें? इसमें उत्पन्न होने वाली जो संततियां हैं भौतिक और आनुवांशिक रूप से अपने मातृ कोशिका से, मातृ कोशिका के समान होती है ना। यानी इस जनन से, इस जनन से उत्पन्न संततियां, संततियां अपने मातृ कोशिका से, मातृ कोशिका से पूर्ण रूप से भौतिक और आनुवांशिक रूप से, भौतिक और आनुवांशिक रूप से क्या होती हैं? समान होती हैं। यही है, हमने यही पढ़ा था ना। इसको लिखना है, रिवीजन करा रहा हूं कल का। एक जनक भाग लेगा, दूसरा इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होगा, तीसरा इसमें जब युग्मक ही नहीं बनेगा तो निषेचन क्रिया होगी क्या? नहीं होगी। जब निषेचन क्रिया नहीं होगी तो भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। फिर होता क्या है? इस जनन से उत्पन्न होने वाली जो संततियां हैं अपनी मातृ कोशिका से क्या होती है? 100% समान, पूर्ण रूप से समान होती है। आप उसमें विभेदन नहीं कर सकते हो कि यह मातृ कोशिका है कि पुत्री कोशिका है। इतना समझ में आया? फिर इसके बाद हमने पढ़ा था क्या? अलैंगिक जनन के बारे में हमने कुछ बताया था। अलैंगिक जनन क्या होता है? पहली बात, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। दूसरी बात, इसमें क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और जब युग्मक का निर्माण होगा तो निषेचन क्रिया भी होगी, निषेचन क्रिया होती है। भाई निषेचन हो रहा है तो फिर भ्रूण बनेगा, भ्रूण का निर्माण होता है। समझ में आए? फिर इससे उत्पन्न होने वाली संततियां भौतिक और आनुवांशिक रूप से क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। क्या हुआ? सांप सो गया? इस जनन से उत्पन्न संततियां मातृ कोशिका से भौतिक और आनुवांशिक रूप से, भौतिक और आनुवांशिक रूप से भिन्न होती हैं। क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। समझ में आया?
इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें निषेचन क्रिया होती है, निषेचन हो रहा है तो भ्रूण का निर्माण होगा और इससे उत्पन्न होने वाली जो संततियां होगी, जो बच्चा आएगा अपने मम्मी और पापा से बिल्कुल समान नहीं होगा, भिन्न होगा। समझ में आया? अभी तुम ही ने कल बोले थे कि पता नहीं, है ना? तो पता नहीं मतलब होता ही नहीं है। समझ में आया? पता चला तुम्हारा भाई तुमको भी पापा समझ रहा है ऐसा थोड़ी होगा। क्यों? इसलिए तो तुम विभेदन कर पा रहे हो, क्योंकि भिन्न हो। यदि समान होते तो पता ही नहीं चलता कि कौन कौन है ना? हाँ, इसमें जो होता है समसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें? लैंगिक जनन में। ठीक है, ओके। चलिए एक चीज और पढ़ लेते हैं। हमने अलैंगिक जनन में आपको बताया था, अमीबा में द्विविभाजन बता दिया था। अमीबा में जो द्विविभाजन होता है उसमें एक कोशिका जो होती है तो पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके पश्चात किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। फिर उससे क्या होती है? 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, जो अपने पेरेंट से बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आए? फिर हम आज देखते हैं, एक होता है कायिक जनन। क्या होता है? कायिक जनन। वो भी किसका प्रकार है? अलैंगिक जनन का प्रकार है। कौन सा जनन? कायिक जनन। कायिक जनन। ठीक है, क्या देखे? कायिक जनन। अब कायिक जनन क्या होता है? जो पादप है वो अपने जनन अंग से विकास ना करके शरीर के किसी अन्य भाग से क्या करते हैं? विकास करते हैं। ठीक है, यानी शरीर के यानी जनन अंगों का विकास ना करके, यानी जनन अंगों से उनका निर्माण ना होकर शरीर के किसी अन्य भाग जो होता है विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण करता है, इसे हम बोलते हैं कायिक जनन। ठीक है, अब ये होता किन में है? ये ऐसे पादपों में होता है जो बीज उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, जो बीज उत्पन्न नहीं कर सकते। आलू का बीज देखा है? होता है क्या? केला के बीज देखा है? देखा है क्या? अमरबेल का, गुलाब का नहीं देखा ना? तो अब इनमें आप करते क्या हो? अरबी का बीज देखा है? अरबी नहीं देखा ना? नहीं देखा ना? अब ये आते कहाँ से? जमीन में उगते हैं। लेकिन लाते कहाँ से हो? जब बीज ही नहीं है तो उनको लगाते कैसे हो जमीन में? देखो, जो उनका शरीर का जो पार्ट होता है तो उनके बीच में पाई जाती संधियां और पर्व संधियां, नोड्स और इंटर नोड्स, है ना? और जो पर्व संधियां और संधियां होते हैं तो उन्हीं से एक कलिकाओं का निर्माण होता है। क्या होता है? कलिकाओं का। आपने देखा होगा, मान लीजिए ये आलू है, मान के चलो ये आलू है, मान के चलो, मान लो, ठीक है। और इसमें मान लो, इसमें देखते हो कुछ ऐसी संरचनाएं होती है, इनको हम बोलते आंखें। ठीक है, अब देखो ये आलू है, इसमें क्या होता है? कभी कभी आपने देखा हो कि आलू में कुछ इस तरह से अंकुरण होने लगता है। देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? झूठ बस मत बोलना। देखा है ना? हाँ, इस तरह से क्या 2-4 एक आध महीने तक आलू रखा रह जाता है। जैसे अब सीजन में आ गया है आलू लगाने का, है ना? क्या होने लगता है? ये अंकुरित होने लगता है। अब जब इसको क्या करना रहता है, हमें आलू उगाना रहता है, तो इसको क्या करते हैं? ये वाला अंकुरण वाला भाग काट के लगा देते हैं, ये वाला भाग लगा देते हैं। यानी जो कलिकाएं जहाँ से निकल रही हैं उस वाले भाग को थोड़ा सा काट के हम जमीन पे लगा देते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है? एक नए पौधे का निर्माण करता है और उससे हमें बहुत सारे आलू मिल जाते हैं फिर, है ना? इसको कहाँ गाड़ेंगे? जमीन पे, पानी में नहीं गाड़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आए? तो कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन में पौधों के जो होता है
जननांगों से विकास ना होकर शरीर पादप शरीर के किसी अन्य भागों से क्या होता है, विकास होता है और वह नए पौधे का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। अब ये किन में होता है, पत्तियों में होता है, जड़ों में होता है और तनों में होता है। पत्तियों से, जड़ों से और तनों से। ठीक है। अब मैंने जड़ों से तो बता दिए, जड़ ये एक तरह का तना है। क्या है ये, तना है, आलू तना है। ठीक है। अब मान लीजिए जड़ तनों से और कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा गन्ना का बीज देखा है क्या, होता है क्या, नहीं होता है। अब ये मान लीजिए, समझ लीजिए, ये मान लीजिए कोई गन्ना है, कोई गन्ना नहीं है मान लीजिए, और इसमें देखते हो पोरियां पाई जाती हैं इस तरीके से। क्या बोलते हो, पोरियां बोलते हो ना, ये यहाँ से क्या खंड बोलते हो। मान लीजिए गन्ना है, अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे इसकी मान लीजिए ये क्या लगी है, लीव्स लगी है। ठीक है, मान लीजिए ये लीव लगी, पत्तियां लगी हैं। ठीक है, ये मान लीजिए गन्ना है, मान के चलिए, मानने में क्या जाता है, अपनी दुकान है ना, मान सकते हो। मान लीजिए ये गन्ना है। ठीक है। अब आपने देखा होगा अभी गन्ना 11 थी ना, खूब गन्ने खाए होंगे जम के, तो आपने देखा होगा गन्नों के ये क्या होती है, संधियां होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, संधियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संधियां। अब एक संधि ये हो गई, एक संधि ये हो गई, इन दो संधियों के बीच के स्थान को हम बोलते हैं पर्व संधि। हाँ, पर्व संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्व संधि बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है। ये क्या है, संधि है, दो संधियों के बीच के स्थान को हम क्या बोलते हैं, पर्व संधि बोलते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी ये जो संधियां हैं यहाँ से क्या निकलने लगती हैं, जड़ें निकलने लगती हैं। अब क्या करते हैं कि जब हमें क्या करना पड़ता है, उगाना है, गन्ने को उगाना है, तो क्या होता है, यहीं से कुछ कलिकाएं निकलने लगती, कुछ ऐसी ऐसी कलिकाएं निकलने लगेंगी। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस गन्ने को यहाँ से और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से और यहाँ से काट के और जमीन पे गाड़ देंगे, और जब जमीन पे गाड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा या और आगे बढ़ेगा, और जब और आगे बढ़ेगा तो एक नया गन्ना बनाएगा। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, कायिक जनन हो गया। क्या हो गया, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तुम्हारी इंग्लिश हिंदी होती है, हिंदी इंग्लिश होती है, तो ये देखो ये क्या हो गया, कायिक जनन हो गया। ठीक है। अब मैं मान लीजिए ये आलू का हमने बता दिया, ये क्या होता है, तना होता है, ये भी तना होता है। अब जड़ कैसे, जैसे जैसे अभी एक गन्ना 11 के दिन खाया होगा आपने को, क्या, शकलकंद खाते हैं ना, मीठे शकलकंद बोलते हैं इसको, है ना। शकलकंद सफेद होता है, रेड टाइप के होता है। हाँ, नहीं खाया, इसको ले जाना, खिला देना खरीद कर। ठीक है। कुछ मान लो अमेजिंग करो, कुछ उसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, ऐसी होती है एक्चुअल में। ठीक है। ये एक तरह से जड़ होता है। क्या होता है, जड़ होता है। इसमें कुछ इस तरीके से क्या निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं छोटी छोटी, जिनको हम बोलते हैं क्या, अपस्थानिक जड़ें। क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ें। ठीक है। अब ये क्या होता है, अब हमें क्या करना है, इसका भी बीज नहीं होता है, इसका भी बीज नहीं होता है, तब क्या करेंगे, तो इसके पौधे का भाग लगा देते हैं। जो पौधा होता है ना, उसके कुछ भागों को हम क्या कर देते हैं, गाड़ देते हैं जमीन पे, जो आगे विकसित कर देते हैं, हमें नए शकलकंद के पौधे प्राप्त करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुलाब का बीज देखा है, नहीं देखा हो, लेकिन आप क्या करते हो, गुलाब की टहनी को कट करते हो और ज़मीन पे गाड़ देते हो, मिट्टी में लगा देते हो, तो आपको नया गुलाब का पौधा प्राप्त हो जाता होता है कि नहीं होता है। तो ये तीनों विधियां किसकी हैं, अलैंगिक जनन की है। समझ में आए कि नहीं आए, किससे, जड़ों से, तनों से, पत्तियों से। पत्तियों में भी होता है, किसमें, पत्तियों में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अलैंगिक जनन का उदाहरण तो समझ लिए ना कि क्या होता है अलैंगिक जनन।
वह जनन जिसमें पादप का विकास जननांगों से ना होकर वह जनन जिसमें पादप का विकास जननांगों से ना होकर उनके शरीर के अन्य भागों से नए पादप का निर्माण होता है इसे कायिक जनन कहा जाता है। कायिक जनन कहा जाता है। वह जनन जिसमें पादप का विकास जननांगों से ना होकर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ना होकर शरीर के अन्य भागों से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? भागों से होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन कहते हैं। कायिक, काकी जनन नहीं, कायिक जनन। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे देखें। यदि हम बात करें उदाहरण की, किसकी बात करें? उदाहरण की। ठीक है, उदाहरण में क्या लिखोगे? देखो, पहला जड़ों द्वारा, ठीक है, जड़ों द्वारा। दूसरा किससे है? तनों द्वारा। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? पत्तियों द्वारा। जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्तियों द्वारा। इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्तियों द्वारा। ठीक है, अब इनमें जड़ों द्वारा कैसे होगा? जड़ें विकसित होकर क्या करेंगी? नए पादप का निर्माण करेंगी, है ना? उसे हम क्या बोलते हैं? जड़ों द्वारा जनन हो गए। फिर तनों द्वारा, तनों के कुछ भाग को काटकर जमीन पर लगाने पर वह नए पादप का निर्माण करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तने द्वारा जनन। ठीक है, पत्तियों द्वारा, पत्तियों पर ही कुछ अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती हैं जो नए पादप का निर्माण करेंगी, उसे हम क्या बोलते हैं? जड़ों द्वारा जनन, पत्तियों द्वारा जनन बोलेंगे। समझ में आया? सबका उदाहरण अलग अलग है, सबका उदाहरण अलग अलग है। लिख लिए? चलो देखो, थोड़ा सा समझ लो जल्दी से। पहला क्या है? जड़ों द्वारा। जड़ों द्वारा, जड़ों द्वारा क्या होगा? जड़ों पर पाई जाने वाली, जड़ों पर पाई जाने वाली अपस्थानिक कलिकाएं नए पादप का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। तो इस जनन को हम क्या बोलते हैं? जड़ों द्वारा जनन कहते हैं। जड़ों द्वारा जनन कहते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? सकल कंद, ठीक है। जड़ों पर पाई जाने वाली अपस्थानिक कलिकाएं नए पादप का निर्माण करती हैं, इसे जड़ों द्वारा जनन कहते हैं। इस जनन को हम क्या बोलते हैं? जड़ों द्वारा। दूसरा क्या है? तने द्वारा। तने द्वारा। अब इसमें क्या होगा? तने पर पाई जाने वाली, तने पर पाई जाने वाली अपस्थानिक कलिकाएं नए पादप का निर्माण करती हैं, इसे तने द्वारा जनन कहते हैं। तने द्वारा जनन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? गन्ना। क्या है? गन्ना। अमरबेल, अदरक, हल्दी, या कि आपने देखा होगा आलू, ठीक है। ये किसके उदाहरण हो गए? तने द्वारा जनन। तने पर पाई जाने वाली अपस्थानिक कलिकाएं नए पादप का निर्माण करती हैं, इससे हम क्या बोलते हैं? तने द्वारा जनन कहते हैं। फिर अगला क्या है? पत्तियों द्वारा। क्या? पत्तियों द्वारा। इसमें क्या लिखोगे? पत्तियों पर पाई जाने वाली, पत्तियों पर पाई जाने वाली कुछ अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होकर नए पादप का निर्माण करती हैं, इसे क्या बोला जाता है? पत्तियों द्वारा जनन कहते हैं। पत्तियों द्वारा जनन कहते हैं। जनन कहते हैं। उदाहरण क्या है? ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक तरह का पादप ही होता है, जिसकी पत्तियां पर ही क्या होता है? नए पादप का निर्माण हो जाते हैं। ये थे अलैंगिक जनन जो करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लिए? हो गया? चलिए आगे देखें।
चलिए देखिए आगे। अच्छा, अलैंगिक जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अलैंगिक जनन की, नीचे लिख लीजिए, अलैंगिक जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अलैंगिक जनन का प्रयोग, उसी के आगे लिखोगे, प्रयोग उन पौधों के लिए, अलैंगिक जनन का प्रयोग उन पौधों के लिए प्रयोग किया जाता है जो बीज का निर्माण करने में सक्षम नहीं होते हैं। वो किसका क्या करते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का प्रयोग उन पौधों में किया जाता है जो बीज का निर्माण करने में सक्षम नहीं है, यानी जो बीज का निर्माण नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है, उनमें किसका कौन सा जनन होगा? अलैंगिक जनन। जो बीज का निर्माण करने में सक्षम नहीं है। ये इसका क्वेश्चन क्या बोले था? अलैंगिक जनन क्यों आवश्यक? कायिक जनन का प्रयोग क्यों किया जाता है? हो गया। इसके बाद चलिए हम देखते हैं क्या? लैंगिक जनन। हो गया। चलिए देखिए अब क्या है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के हमने पॉइंट्स बता दिए थे, है ना? क्या? लैंगिक जनन। आप लैंगिक जनन दो चीजों में पढ़ोगे। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन आप दो में पढ़ोगे, एक पढ़ोगे पादप में और एक पढ़ोगे जंतु में। अब बोलोगे कि अभी तो आप पादप में क्या पढ़ा रहे थे? अलैंगिक जनन, लेकिन आप बता रहे हो कि पादप में भी होता है। क्वेश्चन होगा ना? देखो पादप में दोनों जनन होता है, लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। जो पादप होते हैं पौधों में दो तरह के जनन होता है। कुछ पौधे लैंगिक जनन का प्रयोग करते हैं और कुछ पौधे अलैंगिक जनन का प्रयोग करते हैं। जो पौधे बीज का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, जो पौधे बीज का निर्माण करते हैं, वो किसका प्रयोग करेंगे? लैंगिक जनन का प्रयोग करेंगे। जो पौधे बीज का निर्माण करने में सक्षम होते हैं वो किसका प्रयोग करेंगे? लैंगिक जनन का प्रयोग करेंगे। और जो पौधे बीज का निर्माण करने में सक्षम नहीं है वो किसका करेंगे? अलैंगिक जनन का प्रयोग करेंगे। जैसे जो बीज का निर्माण करने में सक्षम नहीं है, तो अभी मैंने लिखा है अमरबेल नहीं है, गन्ना नहीं है, अरबी नहीं है, अदरक नहीं है, हल्दी नहीं है, लहसुन नहीं है। ये होता है इनमें सभी में बीज देखा है क्या? नहीं देखा ना? होता ही नहीं। प्याज भी नहीं, प्याज में होता है बीज। हाँ हाँ, प्याज का बीज होता है, दाने होते हैं उसके, दाने बीज। कौन सा? उसको कभी जमीन पे लगाना और उसमें एक ही डंठल निकलेगा और उस पे एक छत्र जैसे है, फिर वो निकलेगा, उसमें ऊपर छत्र यानी फूल लगेगा, फिर उसमें बीज होगा। उसको पक जान दो, मतलब उसके मैच्योर हो जान दो, उसको निकाल लो, फिर उस बीज को क्या करो? जमीन पे लगा दो, फिर से वो उगा जाए। ये होता है प्याज।
प्याज में होते हैं, ठीक है। अदरक में नहीं होता है, हल्दी में नहीं होता है, हाँ। होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। ये बीज का निर्माण नहीं करते। तब क्या करते हैं? अलैंगिक जनन करेंगे। हाँ। जो भाई जब बीज का निर्माण करेंगे, जो बीज का निर्माण करते हैं उनमें लैंगिक जनन होगा। लैंगिक जनन के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक का होना आवश्यक है। नर युग्मक और मादा युग्मक का होना आवश्यक है। अब भाई जब वो खुद ही, जब उनमें बीज ही नहीं बनेगा तो उसमें नर युग्मक कहाँ से आ जाएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। और जब नर युग्मक नहीं आएगा ना तो मादा युग्मक है, तो बीज काहे का निषेचन होगा? होगा क्या? पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं पादपों में लैंगिक जनन। पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है आपके, पादप के पुष्प की अनुप्रस्थ काट की संरचना बनाइए। पादप पुष्प की अनुप्रस्थ काट की संरचना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आप पढ़े हुए पादप में लैंगिक जनन, ठीक है। अब इनमें पादप में लैंगिक जनन हो रहा है, मतलब इसमें क्या होगा? दो जनक होंगे। क्या होंगे? दो जनक होंगे, यानी इसमें युग्मक बनेगा। यानी युग्मक बनेगा तो मतलब निषेचन भी होगा, और मतलब निषेचन होगा तो फिर भ्रूण भी बनेगा, और जब भ्रूण बनेगा तो बीज बनाएगा। बच्चा नहीं बनाएगा, बीज बनाएगा। यार ध्यान रखना, पादप क्या बनाएंगे? बीज बनाएंगे, ठीक है। भ्रूण जब आगे और परिपक्व हो जाएगा तो वो बीज का निर्माण करता है, ठीक है। लेकिन जंतु में क्या होगा? इसमें भी दो जनक होंगे, नर और मादा। फिर क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक के साथ क्या होगा? निषेचन होगा। क्या होगा? निषेचन होगा। और जब निषेचन होगा तो क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। और भ्रूण जब आगे विकसित होगा तो क्या बनेगा? बच्चा, चाइल्ड बनाएगा। ध्यान रखना, इसका पौधों में न कर देना, पौधों को इसमें मत कर देना गलती से भी, ठीक है। इतना समझ में आए? तो चलिए देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको चाहे तो लिख लो जल्दी से, फास्ट कि रहने दो? चलो रहने दो। पुष्प की संरचना, पहले हम पादप का पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद जंतु को पढ़ेंगे। पुष्प की संरचना, हाँ, पादप पुष्प की संरचना। पुष्प काहे मानवों में लगते हैं, जंतुओं में? फिर जीवों में कभी पुष्प नहीं लगेंगे। हाँ, ठीक है। चलो देखो, पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना में पहले देखो, ध्यान से देखना, क्योंकि आपके पेपर में आता है तो आप नहीं बना पाते हो। कहीं का तंबू बना दोगे तो कहीं मटका बना दोगे तो कहीं छोटा सा लोटा बना दोगे। तो ध्यान रखना बनाना कैसे है आपको, ठीक है। पहले क्या बनाना है? एक मटका। मटका तो बनाना आता ही है, बनाना आता है ना। मटका से पहले क्या करोगे? मटका कैसा होता है? मान लो गोल होता है। देखो हमसे गोल नहीं बनेगा, हो सकता है बोर्ड पे, क्या बोर्ड पे अलग ही सिस्टम रहता है। कोशिश कर रहा हूँ, है क्या? बन गया? अब देखो, तुम किससे बनाओगे? प्रकार से, राउंडर होता है ना, उससे बनाओगे, ठीक है। फिर ये किए, अब क्या करोगे? दो डंडी इधर मार दोगे, मतलब खींच दोगे, मारोगे नहीं, ठीक है। अपना दिमाग यहीं रखना और घर से लेके आया करो अपना दिमाग, ठीक है। मतलब तू रख के आता है का? हाँ बोल रहा। ये बना दिया। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया। अब देखो यहाँ से क्या करोगे? एक ऐसी डंडी खींचोगे और एक ऐसी डंडी खींचोगे। फिर इसको क्या करोगे? इसको नीचे को घुमाओगे, पकड़ के लाओगे, खींच दोगे,
और इसको ऐसे कर दोगे। ठीक है, इसको क्या करोगे, ऐसे इसको भी करोगे, इधर उधर होगा ही क्या, ये टेढ़ा हो गया। चलो यहाँ से ले लो, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, एक ऐसी संरचना बनानी है। ठीक है, उल्टा हाथ, ये बोलते हैं ना बाबा जी को ठुल्लू, तो ऐसे कर देना। ठीक है, ये जो होगा तो नीचे चिपका रहेगा। ठीक है, ये वाला भाग नीचे चिपका है, ये वाला भाग ऐसे है ना, तो ये हुआ। अब क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे कर देना और इसको ऐसे कर देना। ठीक है, इतना समझ में आया ना? ये बीच में अंडा रखा है, अंडा खाते हो? चलो देखो आगे। अब ये एक लाइन खींचे और एक इधर लाए। ठीक है, एक इधर किए और एक इधर किए, इतना कर दिए। ठीक है, अब यहाँ एक इसको बनाए, एक इसको बना दिए, एक इसको बना दिए, एक ये बना दिए। ठीक है, फिर इसको ये, इतना समझ में आया कि नहीं है? आ गया। आपने देखा होगा कुछ इस तरह की पंखुड़ियां निकली रहती हैं पौधों, उसमें फूलों में। ठीक है, ये निकल, बहुत सारी निकलती हैं, हमने एक बना दिया। ठीक है, अब क्या होता है, आपने देखा होगा पटा यानी चारों ओर उसमें कुछ पंखुड़ियां होती हैं कि नहीं होती? होती हैं। उन पंखुड़ियों को बना दो। मान लीजिए हमने एक बना रहा हूं, मान लो ये ऐसा है और ये ऐसा है। ठीक है, जैसे पीछे का भाग है ना, होता है ना, फूल होता है, जैसे आप देखते हो कमल का फूल लाते हो या कि इसका लाते हो, किसका, गुलाब का, तो उसमें एक एक पंखुड़ियां बाहर आ जाती हैं। अब जब दो पंखुड़ियां रहेंगी तो उसको ऐसे दिखा रहे हैं हम, कुछ हटा के सिर्फ दो को दिखा रहे हैं। ठीक है, किसको दिखा रहे हैं? दो को। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो ये क्या होती हैं, ये वाली जो भाग हमने रेड से बनाया है वो क्या होती है? पंखुड़ी। तुम्हारी लैंग्वेज में पंखुड़ी बोलेंगे। ठीक है, फिर इसको हम क्या बोलेंगे? परागकोश। क्या बोलेंगे? परागकोश। परागकोश बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अंडाशय। क्या बोलेंगे? अंडाशय। इस वाले भाग को बोलेंगे पुष्पासन। क्या बोलेंगे? पुष्पासन। इसको हम बोलेंगे, पुष्पासन से नीचे वाला भाग होता है पुष्पवृंत। पुष्पवृंत, अरे डंठल होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? यह क्या होता है? वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, ये क्या होती है? वर्तिका। क्या होती है? वर्तिका। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? बना लो जल्दी से फूस। हो गया? इसको, ये वाला जो हमने बनाया था, इसको बोलते हैं बाह्यदल। बाह्यदल। और इसको जहां हमने बोला है पंखुड़ी को, जहां हमें इसको दल भी बोल सकते हो। दल, क्या बोलते हैं? दल भी बोलते हैं। ठीक है, ये है पुष्प की संरचना। हाँ, चित्र में यही बोलेंगे, तुमको यही बनाना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा तो। जल्दी बनाओ, जल्दी, फास्ट।
बिल्कुल चमक रहा है कि नहीं तुम लोगों को? जल्दी से चमकाओ। दो मिनट का टाइम है। जितना फास्ट हो सके बनाओ। भैया दीदी बोल रही थी ज़्यादा टाइम मत दिया कर। तुम बोल दो तो हम पढ़ाने ही बंद कर देंगे। नहीं भैया, टाइम तो लगेगा। नहीं, हमने बोला भैया, हमने बोला दीदी, हमने ना थोड़ा सा लेट लगाई थी इसकी। दीदी बोल रही थी, हमने नहीं बोला। सवेरे तुम्हारे इसके बाद किसकी क्लास रहती है? मैथ की। किसकी, किस क्लास की? 10th। 10th की रहती है ना। हाँ। फिर काहे की दिक्कत? और कौन आता है मैथ में? और कौन आते हैं? 2 और आते। कौन? और वो अजय नहीं आता, रोहित आता है। अभी तो 9th की लगेगी। 8th 9th और 8th के बच्चे। हो गया ना? जिनका छूट जाता है वो यूट्यूब पे वीडियो कवर कर लिया करो वीडियो से। जो लेक्चर छूट जाता है उसको आप यूट्यूब पे वीडियो पे कवर कर लिया करो। लेक्चर के 2 घंटे बाद ऑलरेडी आ जाती हैं वीडियो। कल की वीडियो लेट आई रही होगी शायद, क्योंकि कल लाइव क्लास थी। कर लिए? चलिए देखें, हो गया सभी का? देखो, ध्यान से अब देखना। अभी कुछ मत करना, तुमने डायग्राम तो बना लिया है ना। देखो, हमने अभी फूल में एक ऐसी संरचना बनाया था, ऐसी संरचना बनाया था। इसको हमने क्या बोला था? पराग कोश। ये जो होता है पुतंतु होता है, फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट, ठीक है। जो पराग कोश होता है, ध्यान से देखना, जो पराग कोश होता है ये पराग कण का निर्माण करता है। पराग कण का निर्माण करता है। पराग कण का निर्माण करता है। पराग कण ये होता क्या है? यह नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक होता है। पुष्प में पाया जाने वाला जो पराग कोश है वो किसका निर्माण करता है? पराग कण का। और पराग कण क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पराग कण होंगे। आपने कभी देखा होगा किसी पुष्प को या फूल को आप छूते हो तो आपके हाथ में सफ़ेद सफ़ेद या येलो कुछ लग जाता है, पाउडर जैसे कि कुछ हाथ में लग गया है और बिल्कुल चिकना होता है कभी कभी आपने देखा होगा।
एहसास होगा, किया होगा, वो होते पराग कण होते हैं, बिल्कुल पाउडर जैसे होते हैं। उनका जो होता है वो बिल्कुल पाउडर जैसे होते, बहुत छोटे छोटे होते। यदि उनको आप एक पराग कण को यदि आपको देखना है तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ी करके दिखाती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, तो आपने देखा, क्या देखा कि जो पराग कोश है वो किसका निर्माण कर रहा है? पराग कण का। और पराग कण क्या होता है? एक नर युग्मक होता है। ठीक है, फिलामेंट तो ये पराग कोश को और थैलेमस यानी जो पुष्पासन है, पराग कोश को पुष्पासन से जोड़ने का काम कौन करता है? फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट क्या कार्य करता है? पराग कोश को किससे जोड़ने का कार्य करता है? पुष्पासन से जोड़ने का कार्य करता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया। पराग कोश क्या होता है? पराग कण का निर्माण करता है, जो नर युग्मक होता है। कौन नर युग्मक होता है? पराग कण होता है, पराग कोश नहीं होता है। पता चला कि तुम लगा के आ गए पराग कोश। पराग कोश नर युग्मक नहीं होता है, पराग कोश के अंदर बनता है नर युग्मक। ठीक है, पराग कोश नर युग्मक नहीं होता है, पराग कोश के अंदर बनने वाला पराग कण नर युग्मक होता है। पराग कोश के अंदर बनने वाला पराग कण क्या होता है? नर युग्मक होता है। समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया गया? चलो इसको लिख लो, तुम्हें डायग्राम में जो लिखा है ना उसी के आगे लिखो। बनाना नहीं है, डायग्राम में जो आपने पराग कोश लिखा है ना, तो बनाया है ना, पराग कोश के आगे लिखो पराग कण और नर युग्मक। समझ लेना कि मतलब पराग कोश जो होता है तो किसका निर्माण करता है? पराग कण का, और पराग कण क्या होता है? नर युग्मक होता है। हो गया ना? चलिए आगे बढ़े। देखो ये क्या हो गया? नर युग्मक हो गया। अगला देखो मादा युग्मक। भाई पुष्प में नर युग्मक हमने बोला था कि दो होंगे, एक नर युग्मक होगा, एक मादा युग्मक होगा। नर युग्मक पता चल गया, मादा युग्मक भी आपको पता है। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय है। वर्तिकाग्र उसमें लिखा है पुष्प में। क्या देखो, आपने एक ऐसी संरचना बनाई है और फिर एक ऐसी संरचना बनाई है। यहाँ पे नीचे क्या बनाया है? मटका बनाया है, और ये मटका के नीचे कुछ ऐसा बनाया है कि नहीं बनाया है? ये कहलाता है वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। ये होता है वर्तिका और ये होता है अंडाशय। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? मादा जननांग। क्या बनाते हैं? मादा जननांग। ठीक है, अब क्या होता है? मादा जननांग जो होता है ये किसका निर्माण करेंगे? मादा युग्मक का। मेलनी जो होता है मादा जननांग, अब इसके अंदर आपने देखा होगा कुछ ऐसे हमने बनाया था और एक ऐसा बनाया था, बताया था। ये जो होता है बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होगा। क्या होगा? बीजांड। ठीक है, जो बीजांड है यही आगे विकसित होकर बीज बनाएगा।
क्या बनाएगा? बीज। बीजांड आगे विकसित होकर बीज बनाएगा। ठीक है। और जो बीजांड होता है एक तरह का मादा युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। किसका युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है? मादा युग्मक। बीजांड क्या होता है? मादा युग्मक होता है। बीजांड क्या होता है? मादा युग्मक होता है। ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में होता है। किसमें होता है? अंडाशय में होता है। अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। बीजांड क्या है? मादा युग्मक है। अंडाशय में क्या होता है? बीजांड होता है। बीजांड क्या है? मादा युग्मक है। ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये तुम ऑब्जेक्टिव में गलत करके आ जाओगे यदि ऑब्जेक्टिव में यही पूछ लिया तो। पता चला कि तुम बीजांड की जगह में अंडाशय को लगा के आ गए, मादा युग्मक। ठीक है। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीज बनाता है। बीज। ठीक है। यदि आपसे पूछता है मादा पुष्प के मादा जननांग की संरचना बनाइए। पुष्प के मादा जननांग की संरचना बनाइए। पुष्प के मादा जननांग की संरचना बनाइए। तो आप ये सुंदर, सुशील और आकर्षक डायग्राम को बनाओगे। ठीक है। मतलब ये तो मैंने रफ में वैसे बनाया है, तुम सुंदर भी बनाओगे, सुशील भी बनाओगे, आकर्षक भी बनाओगे, जिससे तुम्हारी कॉपी चेक करने वाले टीचर को पसंद आ जाए। ठीक है। उनका मन क्या हो जाना चाहिए? लोभित होना चाहिए, तभी तो तुमको नंबर देंगे वो। बेटा ये बना लिए हो तुम, वो जो पंखुड़ियाँ है ना उनको हटा देना तो बन जाएगा, बचेगा यही बस। इसमें जो हमने यहाँ से ऐसे खींचा था ना, ये इसको मत बनाना। उसमें सिर्फ किसको बनाना? इनको मार देना सबको गोली, तो ये चले जाएंगे, निपट जाएंगे। तो बचेगा क्या क्या? ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है। आसपास का नहीं बना, मतलब तुम लोग हो वैसे ही हर चीज तुमको पका पकाया मिलना चाहिए, है ना। चलो देखो, अब देखो इसी में देखो, मान लो अब क्या होता है, हमने क्या बताया था? परागकण। अब यहाँ से इतना तो बना है, बना लोगे। यहाँ से देखो, मान लीजिए ये परागकण आया है, ये भी एक परागकण आया है, और ये मान लीजिए परागकण आया है। अब परागकण होते क्या है? अंकुरण होता है उनका। क्या होता है? अंकुरण होता है। तो ये एक नली बनाएंगे, इस नली को यहाँ ये भेजेगा, इस नली को ये यहाँ भेजेगा। कहाँ भेजेगा? वर्तिकाग्र के अंदर भेजेगा। ठीक है। और ये वाला जो है तो बहुत बड़ी एक नली बना लेगा, आगे की ओर विकसित कर लेगा। ठीक है। ये कहाँ जाएगी? ये इधर की ओर आएगी और यहाँ आ जाएगी। ये ठीक है। इस संरचना को जो हमने रेड कलर से बनाया है, इसको हम बोलते हैं पराग नली। क्या बोलेंगे? पराग नली। पराग नली। ठीक है। जो पराग कण से निकलने वाली नली क्या होती है? पराग नली कहलाती है। पराग कण से निकलने वाली नली को हम क्या बोलेंगे? पराग नली। इतना समझ में आया कि नहीं? आ गया। हो सके तो इसको बना लो, जल्दी से बना लो। अभी डायग्राम बनाया है ना, उसी में इसको वो कर लो। यदि आपसे ये पूछता है पुष्प के मादा जननांग की संरचना, तो यही बनाना है आपको। इससे आगे तुमसे नहीं पूछेगा कोई भी।
हो गया। चलिए आगे देखें। यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ें। चलो देखो, इतना समझ में आया, यानी नर युग्मक भी मिल गया आपको और मादा युग्मक भी मिल गया, दोनों आ गए ना, मिल गए ना। चलिए अब आगे होता है परागण। देखो, निषेचन के पहले पुष्पों में होता है परागण। ये सिर्फ पादपों में होगा, मानवों में, जीवों में नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पढ़ोगे? पादपों में। क्या पढ़ोगे? परागण। क्या पढ़ोगे? परागण। क्या पढ़ोगे? परागण। ठीक है। अब परागण के लिए आएगा कहाँ से परागकण? किसी पुष्प से आएगा, और पुष्प कहाँ से आएगा? पौधे में लगेगा, है ना। तो अब ये जो आपको दिख रहा है ये परागकण है, ये परागण आए हो रहा, परागण की क्रिया हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो परागकण होता क्या है? पराग कोश से, अभी इसके पहले हमने बताया था ये पराग कोश बनाया था। अब इसमें क्या होता है? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। यहाँ पे परागकण होते हैं। ये क्या होते हैं? परागकण। ये क्या होते हैं? परागकण होते हैं। अब ये परागकण जो है पराग कोश से निकलेंगे, क्योंकि ये क्या होगा, जब परिपक्व हो जाएगा तो फूटेगा। आप देखते हो कोई भी बीज, जो बीज उत्पन्न करते हैं, जब वो पक जाता है तो क्या करता है? बीज निकालता है कि नहीं निकालता है? निकालता है ना। अब मान लीजिए ये परिपक्व हो जाएगा तो फटेगा। क्या होगा? फटेगा। अब इसके अंदर क्या भरा है? परागकण। ये क्या है? परागकण। क्या है? परागकण। ये क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ठीक है। अब जब ये फटेगा तो ये परागकण निकलेंगे, और ये निकलकर कहाँ आएंगे? वर्तिकाग्र तक। ये कहाँ तक आएंगे? वर्तिकाग्र तक। ठीक है। कहाँ तक आएंगे? वर्तिकाग्र तक आएंगे। ठीक है। तो परागण होता क्या है? परागण अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। परागण। ठीक है। परागण होता क्या है वो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। पराग कोश से पराग कण जो होता है ये क्या है? पराग कोश है। ये क्या है? पराग कोश है। सॉरी, पराग कोश, ये पराग कोश है। पराग कोश से पराग कण का निकलकर, पराग कोश से पराग कणों का निकलकर, पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक, कहाँ तक? वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है। नहीं आया समझ में? आ गया? चमक गया? चमका कि नहीं चमका? चमकना चाहिए, यहाँ पे नहीं, दिमाग में चमकना चाहिए तुम्हारे। पराग कोश से